बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम किसान न्यूज़ टीवी के सामीन। आज ग्रेट एग्रीकल्चर डिबेट का ये दूसरा हिस्सा है। मेरे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर आसिफ फ़र्रुख साहब, इंटरनेशनल माहिर माशियात एग्रीकल्चर से, और डॉक्टर ताहिर रशीद साहब, इनके नाम से आप सब लोग वाकिफ़ हैं और मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि ये मुल्क के मफाद के अंदर ये इस बहस के अंदर शामिल है। आज का प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनिक फसलों की बढ़ोतरी के बारे में है। अब ऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है, अब हम ये ख़ुद देख रहे हैं कि जो बीमारियाँ फैल रही हैं और कोविड-19 जो है ये उसकी एक्सट्रीम है। ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि इसमें फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं होगा, उसके रेजिडुअल इफ़ेक्ट्स का आपकी बॉडी पे असर नहीं होगा, आपकी हेल्थ पर असर नहीं होगा। तो आज का प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में है कि जो हमारे मुल्क में इस वक्त हर फसल उगाने के लिए धड़ाधड़ केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम कैसे रोक सकें या उससे हम बेहतर फ़ायदा किस सूरत में हम उठा सकते हैं। एक आदमी का नाम आपने सुना होगा, फोर्ड कंपनी। ये बड़े बड़े ट्रक बनाती है, अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है। इस फोर्ड का जो बाप था उसने किताब लिखी थी अपनी याददाश्त के बारे में, और उस बाप का नाम था ली आई कोका। मेरी ख्वाहिश है कभी आप भी पढ़ते। उसने मरते हुए अपने बच्चे को नसीहत की थी उसमें कि खुदा ना खास्ता अगर कभी तुम्हारे ऊपर कोई वक्त आ जाए तो एक ही तरीका है रास्ता निकलने का उस मुसीबत से, और वो है कि आप फूड के बिज़नेस में आ जाएं। और उस आदमी ने अपनी इतनी एम्पायर, उसके बेटे ने उसकी बात पर अमल किया और इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी करने के बावजूद उसने फूड के बिज़नेस से ताल्लुक़ ख़त्म नहीं किया। आज का हमारा प्रोग्राम इसी फूड बिज़नेस के बारे में है कि पाकिस्तानी किसान जो है उसका फ़ायदा किस में है और पाकिस्तान का फ़ायदा किस में है। तो हमने आज इस मसले को लेकर हमने आगे चलना है, और मैं अपने छोटे भाई डॉक्टर ताहिर रशीद साहब से बात करूंगा कि डॉक्टर साहब, आज आप कहाँ देखते हैं पाकिस्तान के फार्मर की सिचुएशन, इसलिए कि ना पाकिस्तानी फार्मर खुश है और ना पाकिस्तान के कंज्यूमर खुश हैं। तो कौन सा तरीका और कौन सा रास्ता आप देखते हैं आइंदा आने वाले वक्त में जिसमें हमारा किसान भी खुशहाल हो और हमारा मुल्क भी खुशहाल हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बड़े भाई। मैं यहाँ पे जो इस डिबेट का हिस्सा बना हूँ, मैं इस कोविड-19 की वजह से मेरा टिकट जो था वो कैंसिल हो गया, तो मैं फारिग नहीं बैठा। इन दोस्तों की वजह से मैं यहाँ आपके सामने अपने आप को पेश कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे हमारी जो मेजर बात होगी वो होगी कि हम कमर्शियल एग्रीकल्चर से ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ कैसे जा सकते हैं। तो थोड़ा हिस्ट्री में जाता हूँ। इन्वेटर्स के आने से पहले हमारा जो सिस्टम था, एग्रीकल्चर सिस्टम जो था, वो हमारा फार्मिंग सिस्टम सस्टेनेबल सिस्टम था। तो ये लोग आए, इन्होंने इसको कमर्शलाइज़ किया, और कमर्शलाइज़ करने के लिए ये था कि उन्होंने हमें जो बेस चीज़ थी, यानी जिसको फीड स्टॉक कहते हैं, वो पैदा किया और उसको फिर यहाँ से ले जाते थे, और उसके प्रोसेसिंग यूनिट जो थे वो इंग्लैंड में लगे हुए थे। मैं यहाँ बता दूँ कि मैनचेस्टर में कॉटन ली जाती, और टोरंटो में मैं चूँकि रहता रहा हूँ तो उसके हार्बर पे मैंने अपनी आंखों से देखा है कि शुगर केन यहाँ से उसकी रॉ जाता था और शुगर वहाँ बनती थी, और इसी तरह दूसरी जो कॉटन की फैक्ट्रीज भी वहाँ लगी हुई थी। इस कमर्शलाइजेशन का हम ही शिकार नहीं हुए, पूरी दुनिया शिकार हुई। रॉ मटेरियल इकट्ठा किया जाता था, यूरोप ले जाते थे, फिर नॉर्थ अमेरिका ले जाते थे, और उसकी पीक यहाँ तक आई कि वो खुद भी कमर्शलाइज थे। तो एक वक्त ऐसा आया कि मोनोक्रॉपिंग पे चले गए, और सेंट्रल नॉर्दर्न अमेरिका के जो सेंट्रल बेल्ट है वहाँ ये हालत हो गई कि वहाँ पे स्टॉर्म्स आने लगे, और पूरा जो था, चूँकि वो हमारे यहाँ पंजाबी में जब कहते हैं कि दब के बाद रज के खा, तो वो ज़्यादा हाल चलाते थे, बुरी हालत हो गई और आंधियाँ आनी शुरू हो गई। तो उसमें से फिर उन्होंने ये निकाला, जो कनाडा में इन्वेंट हुआ, ज़ीरो टिलेज की तरफ लोग चले गए, और इस वक्त वहाँ पे 90 to 95% एग्रीकल्चर जो है वो ज़ीरो टिलेज पे है। अच्छा, कमर्शियल पे जाने की वजह से पूरा इकोसिस्टम भी बर्बाद हुआ। जब नया कमर्शलाइजेशन हुई तो इन लोगों को फास्फोरस चाहिए थी, इन्होंने मास स्केल पे वहाँ की जो बफलो थी उसको मारा, उस पर जो टिक्स थे उसको परिंदे खाते थे। वो जब बफलो ख़त्म हुई, टिक ख़त्म हुई, और फिर पूरे का पूरा जो है वो पूरा सिस्टम बर्बाद हो गया, सारे परिंदे बर्बाद हो गए। अब पीक यहाँ तक पहुँच गई पूरी दुनिया में कि फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहे हैं बेतहाशा, हर्बिसाइड यूज़ हो रहे हैं, इंसेक्टिसाइड यूज़ हो रहे हैं, और इस सारे एक तरफ तो उसकी इनपुट कास्ट इतनी बढ़ गई है कि हमारा फार्मर जो है वो उसको अफोर्ड ही नहीं करता। नंबर 2,
अगर आप ह्यूमन हेल्थ की तरफ जाएं तो हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ आ रही है, लोग कमज़ोर हो रहे हैं, और हमारी ख़ास तौर पे हमारी जो माएँ हैं उनको आप देखें तो उनके चेहरों पे झुर्रियाँ पड़ी होती हैं, उनके चेहरों पे काले दाग होते हैं, विच इज़ क्लियर कट आयरन डेफिशिएंसी। इसी तरह जिंक डेफिशिएंसी है। तो इसका मतलब ये है कि हम एक मुकम्मल खुराक जो है वो अपने पौधों को नहीं दे रहे जिससे उसकी खुराक की क्वालिटी पैदा हो। नाइट्रोजन शुरू की तो फास्फोरस कम हो गई, फास्फोरस डालनी शुरू की तो जनाब पोटेशियम कम हो गई, वो जनाब डालनी शुरू की तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम हो गए। अब ये वक्त आ गया है कि एक तरफ तो किसान जो है वो अफोर्ड नहीं कर रहा, हमारी सेहत बर्बाद हो रही है, और नंबर 3 हमारी कमर्शियल क्रॉप्स हम मोस्टली जो हैं वो उस पर मोनोक्रॉपिंग की तरफ चले गए, और जो परिंदे थे वो हमने इंसेक्टिसाइड्स डाल के और पेस्टिसाइड डाल के वो भी मार दिए, हत्ता के शहर की मक्खी तक ख़त्म होती चली जा रही है, यानी पूरा इकोसिस्टम जो है वो बर्बाद हो गया। तो उसको वापस लाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम वापस नेचर की तरफ जाएं, और ये सारे सर्कमस्टांसेस आपके लिए एक मौका पैदा कर रहे हैं कि आपकी इनपुट कास्ट भी कम की जाए, इंसानों की सेहत भी ठीक हो जाए, और अगर हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालते भी हैं तो वो सारे कीड़े जो हैं वो रेजिस्टेंट हो गए हैं, वो मेगा बग्स बन गए हैं। सो ग्राउंड इज देयर एंड वी हैव टू टेक ऑफ फ्रॉम देयर, और उसका एक ही सोल्यूशन है कि पहले स्टेप पे हम ऑर्गेनिक पे जाएं, और उसके बाद जो है हम इसको इको की तरफ लेके जाएं, यानी इको एग्रीकल्चर। डॉक्टर आसिफ फ़ारूक साहब, मैं बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस करता हूँ जब आप मेरे करीब बैठे होते हैं, और उसकी एक रीज़न ये है कि हमारा किसान जो है जिस हालत से गुज़र रहा है कि जब भी उसकी फसल का टाइम होता है तो उस बेचारे को उस वक्त पैसे नहीं मिलते, उसने लोगों से पैसे पकड़े हुए होते हैं उधार वापस करने के लिए, और जब फसल की कीमत उसको नहीं मिलती, जिस तरह आजकल टमाटर की कीमत नहीं मिल रही, तो ये आप कैसे देखते हैं कि जब हम इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक तरफ जाएंगे तो जाहिर है उसकी पैदावार भी कम होगी। तो क्या मॉडल आपके जहन में है कि किसान को नामियाती प्रोडक्शन की तरफ जाते हुए उसको सस्टेनेबल कैसे बनाया जा सकता है? आज तक हम लोग इस बुनियादी डिबेट में पड़े हुए हैं कि ऑर्गेनिक लगाने से हमारी पैदावार कम हो जाती है। दुनिया इससे बहुत आगे निकल गई है। अब ये एक कदीम डायलॉग है ऑर्गेनिक के एरिया में। दुनिया अब देख रही है कि हमें हेल्दी फूड चाहिए, हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को कैसे, अपने माहौल को कैसे महफूज करना है। उस माहौल में चाहे ज़मीन का पानी है, चाहे ज़मीन की क्वालिटी है, चाहे सॉइल एरोजन है जो ज़मीन की बुर्दबारी हो जाती है, और सबसे अहम कि हमारी जो लेबर है उसकी इन्वॉल्वमेंट कैसे बेहतर हो सकती है। और लेबर की इन्वॉल्वमेंट में है कि हमारी जितने लोग ज़राअत में काम कर रहे हैं वो प्राइमरीली बीमारियां इन केमिकल्स की वजह से घर लेके आ रहे हैं। और दुनिया में एक स्टैटिस्टिक्स कहता है कि हर साल सिर्फ इंसेक्टिसाइड हर्बिसाइड और केमिकल फर्टिलाइज़र की एप्लीकेशन से 10 लाख लोग सालाना मरता है। कोविड-19 तो कुछ भी नहीं है, जितना बड़ा जहर हम अपने इकोसिस्टम में, अपनी खुराक में इस्तेमाल करते हुए भी उनको ग्रो करने के लिए फिर दोबारा टॉक्सिसिटी अपने अंदर इनटेक करके भी हम अपनी अमवात पैदा करते हैं। आपने नोटिस किया होगा पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी कॉटन के इलाके में औरतों में ब्रेस्ट कैंसर की रेशियो बहुत ज़्यादा है। कॉटन के एरिया में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं लोगों के साथ जो पेस्टिसाइड अप्लाई करते हैं क्योंकि वो इनहेल करते हैं। तो ऑर्गेनिक की तरफ जाने के लिए सिर्फ यही नहीं कि पैदावार, अब वो भी बहुत दूर की बात है, बहुत मार्जिनल गैप रह गया है अब कन्वेंशनल ऑर्गेनिक सिस्टम से और जो अभी जिसे आप जदीद ज़राअत कहते थे उसके अंदर पैदावार का। इसलिए पैदावार या एवरेज औसताना ये कोई डायलॉग अब नहीं रहा। अब ये देखा जाता है कि आपकी आमदन कितनी है, और ये देखने में आ रहा है ग्लोबली हर जगह देखने में आ रहा है कि ज़िम्मेदार की इनकम जो पैसे वो घर लेके जाता है एट द एंड ऑफ द डे अपने 1 एकड़ से, उसकी आमदन बेहतर हो जाती है जब वो ऑर्गेनिक की तरफ लेके आता है। फिर उसकी फसल की पैदावार ऑर्गेनिक में आने की वजह से स्टेबल हो जाती है, जबकि जो जदीद तरीका था उसमें ज़रा सी जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो मौसमी तब्दीलियाँ जिनकी वजह से पानी की कमी होती है, टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव आता है। लेकिन अगर आपने ऑर्गेनिक तरीके से अपनी फसल लगाई हुई है तो उस उतार चढ़ाव से बहुत हद तक आप महफूज रह जाते हैं। इवन बारानी इलाकों में भी जहाँ आपका ऑर्गेनिक वे ऑफ फार्मिंग है, ऑर्गेनिक तरीके से आप अपनी फसलें उगाते हैं, चाहे सब्जियाँ हैं, चाहे बागात हैं, चाहे दूसरे अजनास हैं, आपके वो बेहतर रह जाते हैं बजाय इसके जदीद तरीके से उगाने से।
तो ये कह देना कि सिर्फ औस में तो अब यही कहा जा रहा है कि 5% से लेके 20% तक 25% तक फ़र्क आ रहा है, लेकिन ऑर्गेनिक में सबसे खूबसूरत जो चीज़ है वो ये है कि ऑर्गेनिक में हम अच्छी पैदावार अपनी आंखें खुली रख के, अपने इलाके में होने वाले तजर्बात से, लोगों के बेहतर नताइज से उनको सामने रख के और एक अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिस के ज़रिए हम अपनी एवरेज को बहुत बेहतर कर सकते हैं। फिर ऑर्गेनिक के अंदर लेबर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। ये हमें जो हमारा पैसे की इन्वॉल्वमेंट है उससे हमें दूर ले जाती है। ये हमारे ह्यूमन रिसोर्स को इसमें इन्वॉल्व कर देती है, लोगों को बेहतर रोज़गार के मौके भी इसमें दस्याब हो जाते हैं। फिर जब लोगों को रोज़गार के मौके बेहतर इसमें दस्याब होते हैं तो लोग मेहनत भी करते हैं कि अगर पैदावार बेहतर होगी तो हमारी भी आमदन बेहतर होगी। तो ऑर्गेनिक अब बिल्कुल दुनिया में चेंज हो चुकी है। अब फूड प्रोसेसिंग की मैं अभी रिसेंटली आज स्टैटिस्टिक्स देख रहा था कि मेरे था कि 1 साल में मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट आई है। एरिया वही अभी 1% तक एक्सपैंड हुआ, वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया, लेकिन ग्लोबल फूड सप्लाई चेन में की 8% शेयर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ले चुका है। आपने दूसरी बात की थी ऑर्गेनिक के हवाले से कि जैसे टमाटर की आपने बात की थी, ऑर्गेनिक इस वक्त दुनिया में जहाँ भी सर्टिफाइड ऑर्गेनिक अवेलेबल है, ऑर्गेनिक क्रॉप एक वाहिद क्रॉप है पूरे एग्रीकल्चर सप्लाई चेन में जिसकी बाकायदा ट्रेसिबिलिटी होती है। वाहिद लेबल्ड क्रॉप है जो बिकती है पूरी दुनिया में, एक ही लेबल पूरी दुनिया में अप्लाई होता है। और उस क्रॉप को अब दुनिया के किसी कोने में आप ग्रो कर रहे हो, सिर्फ आपके पास ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो, आप उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए उसको डोमेस्टिक मार्केट में ले जा सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में भी ले जा सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में अब क्या हुआ है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स जो हैं उन्होंने अब बड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड कर दिया है कि आप ऑर्गेनिक ग्रो करें, हमारे साथ राब्ते में रहें, उनके कोऑपरेटिव्स राब्ते में रहें, हम आपसे ऑर्गेनिक जितनी भी आप ग्रो करें हम बाई करेंगे। इसलिए बेचना, उसको ग्रो करना इज़ नॉट एन इशू। डॉक्टर साहब, आपके लिए सवाल जो है और जो मुझे परेशान करता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया और ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर दावा ये था कि हमारी आबादी मुसलसल बढ़ रही है और ये बढ़ती रहेगी और एक एस्टिमेट के मुताबिक 2050 के अंदर ये 9 बिलियन हो जाएगी। तो ये तजवीज़ की गई कि आप हाइब्रिड सीड लेके आएँ, फिर हाइब्रिड से GMO की तरफ चले जाएँ, और सिंगल रीज़न वाज दिस वन कि हमने हंगर को ख़त्म करना है। अब मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है और मैं पूछना आपसे ये चाहता हूँ कि अगर हम नामियाती पैदावार पर चले जाएं तो क्या 9 बिलियन जो पेट हैं वो हम भर सकते हैं? बहुत खूबसूरत सवाल है। और अगर हम अपनी थोड़ी सी तारीख पर नज़र रखें, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कमर्शियल की तरफ चले गए, क्या किसी ने देखा कि उस कमर्शलाइजेशन की वजह से इंडिया में कितने फैमन्स आए थे और हमारे कितने लोग मर गए थे? बेतहाशा बहुत बड़ी तादाद में थी, वो फैमन्स की वजह से मरी, क्योंकि वो क्रॉप लेते थे और उसको ले जाते थे और हमारे लोगों के लिए फूड नहीं होता था। इसीलिए हम टर्म यूज़ करते हैं फूड सिक्योरिटी के साथ साथ फूड सोवरेनिटी की भी बात होगी। और अच्छा फूड होगा तो हम उसकी मिसाल मैं यूँ देता हूँ कि अगर आप एक अच्छी खुराक वाली रोटी खाएंगे तो वो शायद आपको आधी खानी पड़े, क्योंकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपका जो भूख होगी वो ख़त्म हो जाएगी। एग्रीड। तो उस चीज़ को, ये अभी मैं कल एक बहुत अच्छा पेपर पढ़ रहा था जिसमें उस बंदे ने आर्ग्यू करने की कोशिश की कि हम 9 बिलियन हमारी आबादी हो जाएगी, उसको हम फीड नहीं कर सकेंगे। लेकिन उसका ऑल्टरनेट ये है, हमारी जो आम खुराक है जो बेसिकली वीट है, राइस है और मकई है, उससे हट के हमें दूसरी चीज़ों पे भी जाना पड़ेगा, अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। मसलन उसमें हम बारले ला सकते हैं और मेरे नबी वसल्लम की खुराक क्या है, माशाल्लाह, इसको सुन्नत समझ के खाएं। और न्यूट्रिशनली जो मेरा अपना नॉलेज है, हो सकता है मैं गलत हूँ, 1 ग्राम ऑफ बार्ले इज इक्वल टू 48 ग्राम्स ऑफ व्हीट। तो जौ की रोटी जब खाने की आदत बनेगी तो आधी रोटी से ही हमारी बात बन जाएगी। एंड देयर आर सो मेनी अदर ऑल्टरनेट्स। मसलन आप सब्जियों में जाएं, आप फ्रूट्स की तरफ चले जाएं, आप इसी तरह बार्ले की मैंने आपको मिसाल दे दी है, इसी तरह नट्स आ जाएंगे, इसी तरह फ्रूट्स आप पैदा कर सकते हैं जो बड़ी तेज़ी से हमारे ज़मींदार जो हैं उसकी तरफ जा भी रहे हैं। तो अच्छा बैलेंस फूड जब मिलेगा तो टमी फिल करने वाली बात जो है वो इस तरह कंट्रोल हो जाएगी कि एक ज़्यादा रिच खुराक जब आप खाएंगे तो नेचुरली आप थोड़ा खाएंगे। यस, मैं हम नहीं कहते कि इसको टोटली आप जंप कर दें, उसमें ट्रांजिशनल टाइम होगा और उस ट्रांजिशनल टाइम में आहिस्ता आहिस्ता आप जो है उसको ऑर्गेनिक की तरफ ले जाएंगे। मुख्तलिफ मुल्कों ने मुख्तलिफ टारगेट्स रखे हुए थे और मैं यहाँ जर्मनी की एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा कि उन्होंने ये टारगेट रखा था कि हमारी 20% ऑफ दी और जो टोटल प्रोडक्शन है उसको हम 2030 तक
वो ले जाएंगे। अच्छा, उनकी थोड़ी सी ट्रांजिशन जो थी वो स्लो हुई, मगर अब दोबारा उन्होंने उसको री इन्वेंट किया है, उसको दोबारा उसके प्रोग्राम बना के दे आर गोइंग टू कंसंट्रेट ऑन दैट सो दैट दे कैन अचीव द टारगेट्स। इसी तरह अमेरिका में 1% था, लेकिन जैसे अभी आसफ ने कहा कि 8% ऑफ द टोटल ग्लोबल मार्केट जो है वो ऑर्गेनिक की तरफ आ गई है। और एक और एग्जांपल दे दूं, रतन स्टेट की पहले भी मैंने एग्जांपल दी थी, yes. वहां पे जो सबसे पुराने वीट प्रोडक्शन के जो प्लॉट्स हैं वो अभी तक चल रहे हैं, और उसमें जो था, या ट्रांजिशनल की बात होगी, मैक्सिमम यील्ड वाज देयर वेयर दे अप्लाइड द फर्टिलाइजर प्लस द ऑर्गेनिक मैटर। सो अगर हम ऑर्गेनिक मैटर उसको साथ रखेंगे तो हमारे जो इम्पैक्ट्स हैं पेस्टिसाइड्स के, हर्बिसाइड्स के, वो भी डाइल्यूट हो जाएंगे। तो हमें टोटली जो है वो कमर्शियल की तरफ नहीं रहना चाहिए। इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। बॉटम लाइन इज इफ यू वांट टू हैव अ गुड हेल्थ एंड इफ यू वांट टू हैव अ गुड प्रॉफिटेबिलिटी एट द बेस लेवल ऑफ पुअर फार्मर्स, यू हैव टू गो बैक टू ऑर्गेनिक एंड नेचुरल। डॉक्टर साहब, मुझे बड़ी बात जो समझ में आई है और बहुत प्यारे तरीके से आपने रखी है, वो ये समझ में आई है कि हमें सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखने चाहिए। ये मानो क्रॉप वाला सिस्टम जो है कि खुदा न खास्ता अगर एक फसल की कीमत नहीं लगी तो मैं बर्बाद हो गया। तो ये अच्छी बात है कि हमें डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरी ये आपसे ख़ुसूसी तौर पर रिक्वेस्ट है, ये बड़ी बड़ी तकारीर होती हैं, बड़ी बड़ी पॉलिसियाँ पेश की जाती हैं, लेकिन अमल उन पर नहीं होता। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि हमें इस रेवोल्यूशन की तरफ हमें जाना पड़ेगा, लेकिन वो एक्शन प्लान क्या होगा कि हम अलिफ से शुरू करें जो हमें जी तक ले जाएगा। बिल्ली को घंटी कौन बांधेगा? तो ये ज़रा थोड़ा सा मुझे आप ज़रा एक्सप्लेन कर दें। आप सर, मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा जो डॉक्टर ताहिर रशीद साहब से आप पूछ रहे थे कि हम 8-9 बिलियन बैलीज़ को कैसे फीड करेंगे। दुनिया कोविड-19 आया है तो इसने लोगों की आंखों में एक और नई रोशनी भी डाली है कि हमें हेल्दी क्रॉप, हेल्दी लाइफ की तरफ जाना होगा। और हेल्दी क्रॉप सिर्फ ऑर्गेनिक वे ऑफ फार्मिंग से आएगा, ऑर्गेनिक क्रॉप से आएगा। दुनिया के शेल्फ्स में से ऑर्गेनिक क्रॉप्स ख़त्म हो गई थी। जब ये कोविड आया तो लोगों ने सबसे पहले रश किया कि हम ऑर्गेनिक मटेरियल को उठाएं, A to Z ऑर्गेनिक मटेरियल। अभी लोग जूसेस में देख रहे हैं ऑर्गेनिक मटेरियल, हर चीज़ में ऑर्गेनिक मटेरियल देखने की कोशिश करें। क्यों? उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है कि हमें मेयारी चीज़ चाहिए। जब दुनिया अपनी बैली को फिल करके तो बीमारियों को नहीं कंट्रोल कर सकते, फिर वो कहती है हम थोड़ी चीज़ खा लें और अच्छी चीज़ खा लें। डॉक्टर साहब ने जैसे कहा था कि जौ का, लोगों ने ये भी कहा है कि गंदम में अगर 10% जौ डाल लें या 20% जौ साथ मिला के आप रोटी खाएं तो आप शुगर के पेशेंट को भी एड्रेस कर सकते हैं। फिर और हेल्थ के एंगल से जो मैंने बात की थी कि हेल्दी क्रॉप हेल्दी लाइफ वाला, ऑर्गेनिक वे ऑफ फार्मिंग ऐसा खूबसूरत तरीका है फसल उगाने का तमाम एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कि हमारे जिस्म के अंदर जितनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आ रही हैं, इसी तरह पौधे के अंदर भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आ रही हैं। उन कमज़ोरियों की वजह से वो जो ज़रूरी अज्जा हैं न्यूट्रिशन के, जिंक, बोरान, आयरन, मैंगनीज, मैग्नीशियम, ये हमें ऑर्गेनिक वे में जब आते हैं और उस वक़्त हमारे पौधे में जो हमारा दाना है उसकी सेहत भी ठीक हो जाती है। जब वो अज्जा हम ऑर्गेनिक वे में अपनी क्रॉप्स को लगाएंगे, ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करेंगे, तो हमारे पास वो एक हेल्दी ग्रेन आ जाएगा। उस हेल्दी ग्रेन की वजह से ये होगा, एक तो हमारी एवरेज को वो भी बेहतर करता है, और एक जो बहुत बड़ी इशू चलता रहता है कि नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर, कि नाइट्रोजन की दस्तयाबी कम होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। ये बहुत बड़ा इशू था, अब ये इशू नहीं रहा, उसके बहुत सारे सोल्यूशंस अवेलेबल हैं। तो ऑर्गेनिक में औस का कोई इतना इशू नहीं है, फार्मर की आमदन का कोई इशू नहीं है, और इसमें ऑर्गेनिक वे ऑफ क्रॉप्स में जो लॉसेस हैं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी कम होते हैं। उससे चाहे आप पेरिशेबल्स हैं, सब्जियां लें, फल लें, अजनास लें, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी बेहतर होती है। और डाटा कहता है, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स कहता है कि 1 to 10% तक हम लॉस कर जाते हैं। बेयर मिनिमम है 1 to 2% लॉसेज हम लॉस कर जाते हैं, स्टोरेज लॉसेज। जब आपके स्टोरेज लॉसेज मिनिमाइज हो जाते हैं तब भी आप बहुत आगे चले जाते हैं। मेरा सवाल असल यही है कि फार्मर्स कम्युनिटी क्या करे, गवर्नमेंट क्या करे, इसकी कोई एक्शन प्लान। आखिर आपने 26 किलोमीटर जाना है तो पहला किलोमीटर तो तय करना ही पड़ेगा कि फार्मर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इसमें आप हमें कुछ रहनुमाई अगर दे सके तो मैं आई विल बी वेरी हैप्पी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं करने वाली।
सबसे पहले तो यह है कि हमें गवर्नमेंट को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन सिस्टम जो है उसके ऊपर काम करना है। अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक प्रोजेक्ट है, उनके एग्रीकल्चर डिलीवरी यूनिट ने वर्ल्ड बैंक और USAID के पैसे से लॉन्च किया है मैचिंग ग्रांट्स का प्रोग्राम। मैं तो कहूँगा कि पंजाब गवर्नमेंट की सरपरस्ती करे, फेडरल गवर्नमेंट भी, फिर फेडरल गवर्नमेंट दूसरे सूबों की सरपरस्ती करे, क्योंकि वेजिटेबल्स में सारे सूबों का अपना एक अहम किरदार है। तो उस मैचिंग ग्रांट्स में से वो कहें कि हम ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, जो फार्मर्स ऑर्गेनिक क्रॉप्स लगा रहे हैं, हम फ्री ऑफ चार्जेस उसकी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करेंगे। एक दूसरा, इन्हें फौरी तौर पे अलाउ करना चाहिए कि पाकिस्तान में इनवाइट करें फेडरल गवर्नमेंट अपनी सरपरस्ती में, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट को ये काम करने वाली इंटरनेशनल कम्युनिटी से हमने कोऑर्डिनेशन 18वीं आईनी तरमीम के मुताबिक वो इनवाइट करें। 18वीं आईनी तरमीम के मुताबिक एग्रीकल्चर का मैंडेट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है। फौरी तौर पे एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन पे इन्हें लॉन्च करना चाहिए कि हम नदारों को इनवाइट करते हैं, हमें बताएं कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, और उसको रैपिड पेस पे उसको अडॉप्ट करें। तीसरी बहुत अहम चीज़ है कि 2008 में फेडरल गवर्नमेंट ने न्यूट्रिएंट्स के बारे में एक बड़ी अच्छी अमेंडमेंट की थी, जिसमें तमाम एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, मेजर फर्टिलाइज़र के अलावा दूसरे माइनर माइक्रो एलिमेंट्स पे भी था। और उसमें एक उस वक्त प्रेजेंटेशन में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बहुत कन्विंस हुई थी उन चीज़ों में कि जो एग्रीकल्चर ने लीड ली थी, उसमें डॉक्टर जफर अल्ताफ और हमारी टीम ने मिल के, उनका बड़ा रोल रहा है रिसर्च कौन सा, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। आमीन जी, आमीन। तो हमने जॉइंटली एज ए टीम फिर काम किया था, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने हमारी उस डिबेट को बड़ा हैप्पीली एक्सेप्ट किया। तो उन्होंने कहा ये हमें किसी ने नहीं बताया, हमें कहते हैं आटे की फोर्टिफिकेशन करें, हमें कहते हैं XYZ चीज़ों की फोर्टिफिकेशन करें। बाबा, हमें फोर्टिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उन फसलों को ऑर्गेनिक वे में ग्रो करते हैं और हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को प्रमोट करते हैं पाकिस्तान में, जो पंजाब गवर्नमेंट ने उस वक्त क्या किया था, एक फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर जारी कर दिया था। वो फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर हमारे मुल्की और बैनुल अक़वामी माफिया के कहने पे उस वक्त ऑर्डर किया गया था। उसने उस पूरी एफर्ट को टर्न अराउंड करके रख दिया था। क्यों? जो नई दुनिया क्या करती है, वो कहती है कि आपने एक चीज़ बनाई है, आप उसकी डिक्लेरेशन दें कि इसमें न्यूट्रिएंट लेवल क्या है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूनाइटेड स्टेट्स की वो प्रोडक्ट्स मार्केट से उठाती है, उन प्रोडक्ट्स को टेस्ट करती है, जो आपने क्लेम किया है, अगर आपके क्लेम के साथ नहीं मैच करता आपका प्लांट बंद हो जाता है एंड यू आर सपोज टू पे द पेनल्टीज। आपको हैवी जुर्माने किए जाते हैं, कोई इंसान जुर्रत नहीं कर सकता। इन्हें चाहिए कि वो फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर जो सिर्फ पंजाब में इंप्लीमेंटेड है माफिया को सपोर्ट करने के लिए, उसको फ़ौरन ख़त्म करें। फेडरल गवर्नमेंट एक एग्जेक्टिव ऑर्डर सूबों के साथ मुशावरत करके करे कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र लोग डिक्लेयर करें। हम सिर्फ मार्केट से सैंपल लेंगे, सिर्फ हम नोटिफाई कर देंगे हम हमारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ये है। जहाँ मुमकिन हो लोग एफिलिएशन डोमेस्टिक करें, इंटरनेशनल करें, उसको इनकरेज करें। गवर्नमेंट से ये लोग सब्सिडी नहीं मांगने वाले, जैसे हमारी DAP माफिया सब्सिडी मांगती है, हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र वालों को कोई सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट का क्योंकि पॉलिसी इशू है, गवर्नमेंट अगर फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर को विड्रॉ करके फेडरल गवर्नमेंट को उस नोटिफिकेशन को, जिसको सिंध ने अडॉप्ट किया, जिसको बलूचिस्तान KPK ने अडॉप्ट किया, पंजाब भी अडॉप्ट करे, उससे बहुत बड़ा एक एरिया ओपन अप हो जाएगा कि हम क्रॉप को कैसे, ऑर्गेनिक क्रॉप को अच्छी मैनेजमेंट के जरिए, अच्छी प्रैक्टिसेस के जरिए आगे लेके जाएंगे। दूसरा, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड पर भी इसी तरह करें कि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड आप डिक्लेयर कर दें, माफिया के हाथ ना चढ़ाएं। डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, दैट इज अ माफिया, उसमें जो केमिकल्स हैं। तीसरा बहुत बड़ा इनको स्टॉप करने के चाहिए कि अगर ऑर्गेनिक को सपोर्ट करना है, किसी पेस्टिसाइड का रेजिडुअल इफेक्ट 72 आवर्स से ऊपर आ रहा है, उसको रोक दें पाकिस्तान में इस्तेमाल होने से, बैन कर दें। USDA की रिस्ट्रिक्शंस हैं जो उन्होंने लगाई हैं कि ये वेजिटेबल्स पर इस्तेमाल नहीं हो सकते, ये फ्रूट्स पर इस्तेमाल नहीं हो सकते, ये एग्रीकल्चर के लिए फ़िट नहीं है। वो केमिकल्स पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं, एग्रीकल्चर केमिकल्स टोटली बैन कर दे। जो बंदा इंपोर्ट करे, अलर्ट कर आ जाए, उस बंदे को भी कम से कम 5 साल के लिए जेल में डाल दें। नॉन अवेलेबल इसका ऑर्डिनेंस जारी कर दें, जैसे अभी गंदम स्मगलिंग के ऊपर किया है, गंदम इसी तरह इन पर भी करेंगे। तो एक तो हमारे लोगों की बीमारियां कम हो जाएंगी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर आने से, जिम्मेदार की आमदन बेहतर हो जाएगी। यील्ड वाली बहुत पुरानी बात हो गई है, यील्ड वाली बहुत पुरानी बात हो गई है। हम उस यील्ड लेवल को भी, जो हमारे नेशनल एवरेज यील्ड्स हैं, जितने अजनास हैं, हम उनकी नेशनल एवरेज यील्ड से बेहतर यील्ड ऑर्गेनिक के जरिए भी ले सकते हैं। इससे पहले कि मैं कंक्लूड करूँ, मैं दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर ताहिर साहब से कि इसमें कोई चीज़ ऐड करना चाहें। मैं इसमें ऐड करने की कोशिश करूँगा कि हमें सिर्फ यूरोप की एग्जांपल्स नहीं देनी चाहिए। हमारे पास इंडिया में सिक्किम की रियासत पूरी की पूरी जो है वो ऑर्गेनिक डिक्लेयर हो चुकी, वो हमसे बहुत आगे निकल गए। और इसी तरह एक और एग्जांपल उन्होंने किया है कि बहुत बड़े लेवल पे वो नीम का दरख्त लगा रहे हैं ताकि वहाँ से हम ऑर्गेनिक जो है पेस्टिसाइड नीम ऑयल की शक्ल में हम लेके आएँ।
बदकिस्मती ये है कि 2008 में शुरू किए हुए सारे प्रोग्राम 2015 में बंद कर दिए गए। तो ये सारा माफिया का खेल था। अब मैं आता हूँ कि इस ट्रांजिशनल टाइम में हमें हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्योंकि जैसे आसिफ ने कहा कि हमें सर्टिफिकेशन निज़ाम लेके आना चाहिए। इंडिविजुअल लेवल पे हमारे पास सर्टिफाइड ऑडिटर्स बैठे हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट को उन बंदों को इकट्ठा करके उनसे मशवरा करके उनको साथ मिला के हमारे फार्मर्स को एक प्लान दिया जाए कि हम किस तरह इसकी सर्टिफिकेशन करेंगे। उसके बाद अगली सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी ऑर्गेनिक उगाए, हुकूमत उसको मेक श्योर करे कि आपकी 100% क्रॉप जो है वो उठाई जाएगी, यानी उसको इंश्योरेंस पॉलिसी दें। फर्ज करें एक बंदे ने एक लगाया है 1 एकड़, उसका ख़राब हो गया, तो उसकी इंश्योरेंस और उसको पैसे दिए जाएँ। जब तक ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिए जाएंगे, ऑर्गेनिक की तरफ लोग नहीं आएंगे। बिट्स एंड पीसेस में लोग बैठे हुए हैं, लोग बहुत ऑर्गेनिक कर रहे हैं। मैं 2-4 ग्रुप्स का भी मैं शामिल हूँ और दे आर वेरी वेरी एफिशिएंट। द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू गिव देम प्लान एंड प्रोटेक्ट विद प्रोटेक्शन, कि जी हम इसको खरीदेंगे भी और हम इसको इस पे सब्सिडी भी देंगे और ट्रांजिशनल टाइम से ही सब्सिडी शुरू कर देंगे ताकि फार्मर में कॉन्फिडेंस आए और वो इस तरफ जाना शुरू हो जाए। कंक्लूडिंग कमेंट डॉक्टर साहब। अब साहब, हमें कोई पूरी दुनिया को चेंज नहीं करना, हम एक छोटा सा ये इनिशिएटिव है जिस पे आज हम बात कर रहे हैं, थोड़े से चंद कदम गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले ले, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करे कि आप ऑर्गेनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाएंगे, उस पर जितना भी जिन्स आपका आएगा हम आपको तंग नहीं करेंगे। आप उसको डोमेस्टिक ऑर्गेनिक के लिए फ्री कर दें कि आप डोमेस्टिक मार्केट में भेजें, इंटरनेशनल मार्केट में भेजें, आपको ज़ीरो रिस्ट्रिक्शन होगी। आप देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाने की इजाज़त दी जाए, साथ गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन को इंश्योर करे, तो मार्केटिंग तो इशू ही नहीं रहेगा। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। मैं अपने मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ कि ये इंटरनेशनल किस्म के लोग हैं और अल्लाह ताला की ये इनकी बड़ी मेहरबानी है कि इन्होंने टाइम दिया और आप लोगों ने सुना इस बात को। मेरी सामीन से गुजारिश है कि आप बहैसियत फार्मर क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए, ये आप कमेंट्स में लाजमी तौर पर लिखा करें ताकि जो अगली डिबेट होगी हम उसको बेस बनाकर आपके सामने वो बात को रख सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।